ओके स्टूडेंट्स, एक बच्ची का क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड में उसके प्रोसीजर में एक बच्ची का क्वेश्चन है, ठीक है, कि द सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज इज पास थ्रू द फिल्टर इन कलेक्टेड इन द स्टराइल रिसीवर बाय द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर टू द नॉन स्टरल कंपार्टमेंट और नेगेटिव प्रेशर टू द स्टराइल स्लाइड। ठीक है, ये एक बच्ची का क्वेश्चन है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं यहाँ पे एक वाइट बोर्ड पे सारा कुछ आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ। एक तो इसका माउस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉट है, ठीक है, जिसमें मैंने चीज़ों को स्टरलाइज करना है। यहाँ पे फिल्टर, ये माउस पता नहीं। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पोर्ट है जिसमें मैंने जो चीज़ें स्टरलाइज करनी है वो मैंने यहाँ पे स्टोर करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर लगा है, ठीक है, और उस फिल्टर पेपर के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें जो है भी डाल रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं इस पे वो माउस की वो वाइट बोर्ड सही नहीं चल रहा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये नॉन स्टर्ड एरिया है। जो नीचे पोर्ट है, पोर्ट क्या है, पोर्ट स्टर्ड एरिया है, ठीक है। ऊपर से मैं चीज़ें जो है वो डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट के ऊपर फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है, पोर्ट क्या है, पोर्ट पॉजिटिव, पोर्ट जो है वो स्टर्ड है, ऊपर जो है वो अनस्टर्ड है। अनस्टर्ड को मैं पॉजिटिव प्रेशर दूंगा, ऊपर से जोर दूंगा तो चीज़ें जो है वो फिल्टर होगी, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर अनस्टर्ड को दूंगा तो चीज़ें जो है वो नीचे आएगी। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात है कि जो स्टर्न एरिया जो पोर्ट है उसको मैं नेगेटिव प्रेशर दूं। नेगेटिव प्रेशर मतलब ये कि उस वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींच रहा है तो चीज़ें जो है वो नीचे की तरफ जाएगी और चीज़ें जो है वो स्टर्ल होगी या फिल्टर होगी, ठीक है। अब समझ आ गई आपको? किसका क्वेश्चन था ये? निम्रा का क्वेश्चन था, ठीक है। तो निम्रा जो पोर्ट है वो क्या है, वो स्टर्ल है। पोर्ट के ऊपर जो एरिया वो अनस्टर्ल है। तो अनस्टर्ल को या मैं पॉजिटिव प्रेशर दूंगा तो चीज़ें जो है वो नीचे की तरफ पुश होंगी, ठीक है। या नेगेटिव प्रेशर जो है वो पोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो चीज़ों को सक करेगा। ओके, चलो अब इम्यूनिटी पढ़ते हैं। इम्यूनिटी में आप लोगों ने एंटीबॉडीज़ का कहा मुझे, तो एंटीबॉडीज़ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लुबाइना क्या रिपीट करूँ, फिल्ट्रेशन रिपीट करूँ? देखो, फिल्ट्रेशन एक सिंपल मेथड है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फिल्ट्रेशन पॉट है, इसके ऊपर मैंने एक फ़िल्टर पेपर रखा है इस तरह, ठीक है। ऊपर से मैं चीज़ें डाल रहा हूँ, वो फ़िल्टर कर रहा हूँ। जो ऊपर एरिया है ये क्या है, ये अनस्टर्ड है। ये नीचे जो पोर्ट है ये स्टरलाइज पोर्ट है, ठीक है। तो या तो मैं ऊपर से पॉजिटिव प्रेशर दूंगा, चीज़ों को जो है वो पुश करूंगा, या इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करूंगा तो नेगेटिव चीज़ें, जो नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये चीज़ें सक करेगा, ठीक है। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है, जिसका काम है, ये किसके रिस्पॉन्स में बनते हैं या किसके एक्शन के खिलाफ बनते हैं? ये एंटीजन के खिलाफ बनते हैं।
और इसका काम क्या है, इसका काम है उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उस एंटीजन के साथ बाइंड होना, ठीक है, और इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ बाइंड होना। अब इस एंटीजन को जब ये रिकॉग्नाइज करते हैं उसी टाइम इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जितने भी ये गामा ग्लोबुलिन्स है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है इसमें। और सीरम प्रोटीन का 25 to 30% जो है वो क्या है, वो एंटीबॉडीज है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। एंटीबॉडीज सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकोसल सरफेस के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब सारी एंटीबॉडीज जो है ये क्या है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, लेकिन सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है, ओके। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सबसे पहले हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर जो है ये एक वाई शेप प्रोटीन है, वाई शेप स्ट्रक्चर है इसका। अब ये वाई शेप प्रोटीन जो है ये बी सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम की तरफ से ये चीज़ों को या एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसे न्यूट्रलाइज करके उसे किल करते हैं, जैसे बैक्टीरियाज है, जैसे वायरसेस हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी का काम है रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, और ख़त्म करना किस चीज़ को, एंटीजन को। अब इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से किस चीज़ से लिंक्ड होते हैं, ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए लिंक्ड होते हैं। लाइट चेन जो है ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, लाइट चेन सब में सिमिलर है। लाइट और हेवी चेन जो है ये डिवाइड हुई है किस चीज़ से, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन में। लाइट में भी और हेवी में भी अंदर फिर वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। Each heavy and light chain contain amino terminal in variable region, carboxyl terminal in constant region। हेवी में और लाइट दोनों में एक अमाइनो टर्मिनल होता है जो कि वेरिएबल रीजन के अंदर होता है, और एक कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है जो कि कांस्टेंट रीजन के अंदर होता है। अब हेवी चेन स्ट्रक्चरली और एंटीजेनिकली हर एक क्लास के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। Each immunoglobulin peptide chain has intra-chain disulfide bond form loops। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन का पेप्टाइड का एक चेन है ना, इसके अंदर एक इंट्रा चेन मौजूद है, इसके अंदर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का चेन मौजूद है जो कि लूप बनाता है, ठीक है। और हर एक लूप क्या करता है, ईच लूप इज कम्पैक्टली फोल्डेड टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डोमेन। और ये जो लूप है ये फोल्डेड हुआ होता है और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। लाइट चेन को अगर हम देखें तो लाइट चेन के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों डोमेन होते हैं, ठीक है। हेवी चेन के अंदर जो है ये एक वेरिएबल और 3 कांस्टेंट डोमेन होंगे, ठीक है। और इनके अंदर एक हिंज रीजन मौजूद होता है। हिंज रीजन इज द सेगमेंट इन हेवी चेन। हेवी चेन के अंदर CH1 कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 के दरमियान जो एक हिंज रीजन होता है, ठीक है। और why each tip of the Y of the an antibody contain a paratube। Y नहीं है, ये जो Y शेप है, Y शेप की ईच टिप के ऊपर, दोनों टिप्स के ऊपर जो पैराट्यूब प्रेजेंट होता है। और पैराट्यूब का काम क्या है, पैराट्यूब का काम है एंटीजन के एपिटोप से कनेक्ट होना। एपिटोप क्या है, एपिटोप एंटीजन का वो एरिया जिसके ऊपर एंटीबॉडी ना के कनेक्ट होना होता है। और एंटीबॉडी में वो कौन सा पार्ट है जो एंटीजन के साथ कनेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं पैराटूब। तो पैराटूब और एपिटोप में दोनों ने आपस में इंटरेक्ट करके आपस में कनेक्ट होना होता है, ठीक है। इस बाइंडिंग मैकेनिज्म, यूजिंग दिस बाइंडिंग मैकेनिज्म एन एंटीबॉडी कैन टेक अ माइक्रोब और इन्फेक्टेड सेल टू अटैक बाय अदर पार्ट। इस अटैचमेंट की वजह से ये चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके या चीज़ों को जो है वो उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं कि ये माइक्रोब है या इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो फिर बाकी जो इम्यून सिस्टम है वो उसके ऊपर आके अटैक करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्टली इसको टारगेट बनाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ठीक है।
पैराटूप और एपिटोप मैं बताता हूँ। वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, दोनों सिरों के ऊपर जो एक एरिया होता है जिसको हम पैराटूप कहते हैं। इधर से जो है वो एक एंटीजन आता है, एंटीजन का जो पार्ट इधर कनेक्ट होगा उस पार्ट को हम एपिटोप कहेंगे। तो एंटीजन के पार्ट को एपिटोप कहते हैं, एंटीबॉडी के पार्ट को पैराटोप कहते हैं। ये एपिटोप और पैराटोप आपस में कनेक्ट होते हैं और ये एक बाइंड बना लेते हैं। इस बाइंडिंग की मैकेनिज्म की वजह से जो है ये आप यहाँ पे जो है ये एक टैग लग जाता है कि ये फॉरेन बॉडी है, ठीक है, और इस टैग की वजह से हमारा जो बाकी इम्यून सिस्टम है वो आके उसके ऊपर अटैक कर लेता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है ये किसका फंक्शन है? ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का फंक्शन है। एंटीबॉडी आर सेक्रेटेड बाय अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ओके, अब एंटीबॉडीज जो है इनकी दो फिजिकल फॉर्म है। एक है सॉल्युबल फॉर्म दैट इज सिक्रीटेड फॉर्म ऑफ द सेल। सॉल्युबल फॉर्म है, ठीक है, जो कि सेल से सेक्रीट होके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म, जो कि बी सेल्स के ऊपर अटैच होते हैं, जिसको हम बी सेल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये बी सेल्स रिसेप्टर्स ये सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स के ऊपर पाए जाएंगे, बी सेल्स की सरफेस के ऊपर पड़े होंगे। That will survive in the body and remember the same antigen, so the B cell can respond faster upon a future exposure. और इन बी सेल्स रिसेप्टर्स की वजह से जो है ये मेमोरी प्रोड्यूस करती है बी सेल्स के अंदर, ठीक है, या इसकी वजह से जो है ये फॉरन जब फ्यूचर में जब दोबारा अटैक होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो अटैक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ह्यूमरल इम्यूनिटी। अच्छा, तो सी का क्वेश्चन है ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है? ह्यूमरल का मतलब है, ह्यूमर का मतलब है बॉडी फ्लूइड, वो इम्यूनिटी जिसमें वो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो सब्सटेंसेस बॉडी फ्लूइड्स के अंदर रहते हैं, उसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। ओके, ह्यूमर का मतलब है बॉडी फ्लूइड, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है कि इसके अंदर वो सब्सटेंस है जो बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लूप और डोमेन का बता दें, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है। दो चेन होते हैं, लाइट चेन और हेवी चेन। लाइट चेन में एक वेरिएबल एक कांस्टेंट होता है, हेवी चेन में एक वेरिएबल तीन कांस्टेंट होते हैं। फिर दो कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 के दरमियान एक रीजन होता है जिसको हम हिंज रीजन कहते हैं, ठीक है। और ईच जो क्या कहते हैं उसे, ईच जो चेन है, ईच चेन के अंदर जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो लूप बनाते हैं और उन लूप की वजह से जो है ये इस एंटीबॉडी का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब क्लियर है निम्रा? तौसीफ क्लियर है? तौसीफ, निम्रा क्लियर है? ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे या एंटीजेनिक नेचर के बेस पे, ठीक है, हमने इनको क्लासिफाई किया है 5 क्लासेस में। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। IgG को हम IG गेमा कहते हैं, IgA को IG अल्फा, IgM को IG म्यू, IgD को IG डेल्टा और IgE को IG एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। ओके, अब फंक्शंस क्या है? IgA जो है ये लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, एक्सटर्नल सिक्रीशंस के अंदर, जिस तरह टीयर्स वगैरह है।
IgD जो है ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज में हेल्प आउट करता है जब बी लिम्फोसाइट के लिए एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना हो। IgE मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। IgG जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और IgM जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना रोल जो है वो प्ले करता है। सबसे पहले हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी की तरफ आते हैं तो मोस्ट एबंडेंट क्लास है ये सीरम के अंदर। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उनमें सब में 80% जो है वो IgG है। ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ जो है वो 23 डेज का होता है। सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है IgG का। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, और फीटस या न्यूनेट को बर्थ के दौरान नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ जो है वो एक्ट करता है ऑप्सोनाइजेशन के जरिए, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर ठीक है। निम्रा का क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एक प्रोसेस है जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का एक प्रोडक्ट बनता है और कॉम्प्लीमेंट सीरम से आके इसके साथ अटैच होता है, इस प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द प्रोसेस by which serum complement attach to the product of antigen and antibody, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी के प्रोडक्ट के साथ जब सीरम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो आके अटैच होता है, ठीक है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब IgG के कुछ स्पेशल सब क्लासेस भी है, IgG 1, 2, 3 and 4, ठीक है। IgG 1, 3 और 4 जो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को प्रोटेक्ट करता है। IgG 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। 1 और 3 जो है वो पैगोसाइटिक सेल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड होके, मोनोसाइट्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड होके, मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड होके ऑप्सोनाइजेशन को मीडिएट करता है, ठीक है। अब IgGA जो है, या IgA नहीं, IgA सॉरी, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 10 to 15% जो है ये मौजूद है बॉडी में। मिल्क में, सलाइवा में, टीयर्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको सिक्रीटरी
इम्यूनोग्लोबुलिन में कहते हैं, क्योंकि सिक्रीशंस के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होती है। इन सीरम एग्जिस्ट इज मोनोमर, सीरम के अंदर जो ये सिंगल यूनिट की तरफ तौर पे जो ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सटर्नल सिक्रीशन में ये डबल यूनिट डाइमर्स की तौर पे जो ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसका हाफ लाइफ जो है वो 6 से 8 डेज तक का है, ठीक है, 6 से 8 डेज तक का है। लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सरफेस एंटीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है उसके ऊपर बाइंड होके उसका अटैचमेंट और इन्वेजन माइक्रो म्यूकोसल सरफेस के अंदर प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये साल्मोनेला के खिलाफ, विब्रियो कॉलरा के खिलाफ, नेसेरिया गोनोरिया के खिलाफ, इन्फ्लुएंजा और पोलियो वायरस के खिलाफ जो है ये इंपॉर्टेंट डिफेंस लाइन जो है वो बनाता है, ठीक है। सेक्रेटरी आईजीए जो है ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट करता है फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा अल्टरनेटिव पाथवेज के जरिए जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, पेगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है और इंट्रासेलुलर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन एम, आईजीएम जो ये 5 to 10% जो ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये 5 मोनोमेरिक यूनिट्स का एक पॉलीमर बनता है और ये 5 जो पेंटामर्स है, 5 मोनोमर्स जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जो है ये एक दूसरे से अटैच है और एक जे चेन बनाते हैं, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ जो है ये 5 दिन का होता है, ठीक है। अब मोस्टली जो आईजीएम में वो इंट्रावेस्कुलरी जो है वो प्रेजेंट होती है, 80% जो है ये इंट्रावेस्कुलर प्रेजेंट है। लो कंसंट्रेशन में ये इंट्रासेलुलर टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। अगर ये न्यूबॉर्न में प्रेजेंट है तो इसका प्रेजेंस न्यूबॉर्न में कंजेनिटल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और सबसे पहले फिल्टर्स के अंदर 20 वीक्स में जो है ये सिंथेसाइज होते हैं। फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन, कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले ये एंटीबॉडी जो है ये प्रोड्यूस होती है और बाकियों की लिहाज से जो है इसका टाइम जो है वो शॉर्ट लिव है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो इसकी लाइफ है वो कम है, ठीक है। तो इस वजह से सीरम में इसका प्रेजेंस जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई रीसेंट इन्फेक्शन है। इसका काम है बैक्टीरिया की अग्लूटिनेशन करना, ठीक है, बैक्टीरिया को जमा करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करना, अपसोनाइजेशन करना, ठीक है, और ब्लड में ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने में या ब्लड में इन ऑर्गेनिजम्स का इन्वेजन जो है उसको उससे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, अग्लूटिनेशन का मतलब है जमा होना। इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल आईजीजे की तरह है, ठीक है। हाफ लाइफ इसका जो है वो 2 दिन का है, हीट लेबाइल है, ठीक है। 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको 1 आवर के लिए अगर इसको 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाए तो ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ये प्रेजेंट होती है और प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोड्यूस इन द लाइनिंग, ये रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लाइनिंग के अंदर जो ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसको रीगेन एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके ब्लड बेसोफिल्स या टिश्यू मेस सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अपना है काम जो है वो सर अंजाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनाफिलेक्टिक शॉक है, फीवर, एस्थमा, इन इस तरह के सिम्टम्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और हेलमेंथिक पैरासाइट्स जितने भी आते हैं, ठीक है, उसमें ये उसकी इम्यूनिटी में या उससे प्रोटेक्शन में अपना रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, डी का स्ट्रक्चर जो है वो आईजीजी की तरह है, ठीक है। 0.2% जो है ये प्रेजेंट होते हैं और इसका हाफ लाइफ जो है वो 3 डेज का होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
अच्छा, IgD का जो फंक्शन है ना, वो अभी तक अननोन है, लेकिन जितना नोन है वो ये है कि इसने जाके बी सेल्स को एक्टिवेट करना है बस। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये वो लेवल है जिस लेवल पे ये सीरम के अंदर पीक लेवल होता है। सीरम के अंदर पीक लेवल को हम हाफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। हाफ लाइफ की हम बात क्यों कर रहे हैं, फुल लाइफ की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हाफ लाइफ वो लाइफ है जहाँ से ये एंटीबॉडीज जो है इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ये कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले जो है ये एंटीबॉडीज जो ये सीक्रेट हो गए, ठीक है, एक लेवल है, उस लेवल को इसने अचीव करना है, पीक लेवल इसने अचीव कर लिया। इसके बाद जो ये डाउन लेवल इसका शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ के ऊपर ये मैक्सिमम इफेक्ट देते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ के ऊपर ये मैक्सिमम इफेक्ट देती है, उसके बाद इसका जो है वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसीलिए हम जो है वो हाफ लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ऑप्सोनाइजेशन एक पार्टिकल होता है जिसको हम अपसोनिन कहते हैं। ठीक है, अपसोनिन वो मॉलिक्यूल होता है जो कि पैगोसाइटोसिस को इनहेंस करता है। कैसे करता है? एंटीजन को, एंटी इम्यून सिस्टम को कहता है कि यहाँ पे ये एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन को जो है वो, जी ठीक है। अब ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो एंटीजन आया हुआ है ना, एंटीजन के ऊपर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको अपसोनिन कहते हैं। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो पैगोसाइटोसिस सेल्स है या जो पैगोसाइटिक सेल्स है उनको कहता है कि ये एंटीजन है, इसके पास आ जाओ, इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन है ना, इसको कहते हैं अपसोनाइजेशन। ओके, तौसीफ का क्वेश्चन है, सर जी जब मेंसिल या बेसोफिल पे एंटीजन अटैच होती है तब आगे क्या प्रोसीजर होता है? क्या मतलब क्या है आपका? बेसोफिल्स, मेस्ट सेल्स वगैरह जो है इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब भी जो है इसके अंदर इसे जो मैसेज मिलता है, इसके अंदर जो है वो वैसे एक्टिव अमाइंस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये जो है ये उस सेक्स को रप्चर कर देते हैं और वैसे एक्टिव अमाइंस वगैरह जो है वो रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, आप पूछो। जी जी बिल्कुल, एंटीबॉडीज ही कर लो बस। डी ग्रेनुलेशन होती है सर, बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है या इम्यून रिस्पॉन्स कैसे इनिशिएट होता है? कॉम्प्लीमेंट बनता कैसे है और इनिशिएट कैसे होता है? देखो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमने पढ़ी है। नॉर्मली मैं बताता हूँ, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो फॉरेन ऑब्जेक्ट को के खिलाफ जो है वो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है। उन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ने जाके क्या करना है, उसके ऊपर अटैच होना है।
एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है, और जो उसके साथ रिलेटेड सेल्स होती है, ठीक है, मैस्ट सेल, बेसोफिल, कॉम्प्लीमेंट, नेचुरल किलर सेल्स, वो आ जाते हैं और उस ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ करके किल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कौन सा बनते हैं और उस एंटीबॉडीज के साथ जो है वो कौन कौन से सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। ओके, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है?
ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन?